स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। तो हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था जब शुरू में पढ़ाया था, है ना। थोड़ा सा मैं और लिखा देता हूं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, तो उस इवेंट को रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो इसे लिख लो, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लिख लो, when light travels from one transparent medium to other, when light travels from one transparent medium to other, it deviates from its original path. This phenomena of change in path of light of the medium at the medium of separation is called refraction. एक मैं इसमें डाल देता हूँ। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, हाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे कि यहां बता देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। यदि मान लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ में ये क्या होता है, मीडियम 1 है, मान लेते हैं मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, क्लियर है बात। और ये सेपरेटिंग बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री, सेपरेटिंग बाउंड्री, ये नॉर्मल है, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। दूसरी बात, इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये साथ सीधे नहीं जाती, ये डेविएट हो जाएगी ऐसे, क्लियर है क्या बात। अच्छा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड this some light may be go back to the first medium, है ना, ऐसे करके। और ये एंगल आई होगा, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रे होगी ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है क्या बात। मान लेते हैं ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ni है, जहां पर इंसिडेंट हुआ तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ni, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, Nr। क्लियर है क्या बात। तो स्नेल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट जो होगा
वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ भाई देखो, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बता देता हूं मैं। यदि व्हाट इज आई, एंगल आई इज द एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर, ये वाला आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर है क्या बात? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल सेकेंड लॉ, NI sin I is equal to NR sin R. That is ratio of sin I upon sin R is equal to NR upon NI, है ना, is equal to constant, ये NI upon। क्लियर है क्या बात? तो ये तो अपने 9th 10th में भी पढ़ा था, सिंपल है ना। लेकिन दूसरी बात ये ध्यान रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, NR क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, I is the incident of, NI is the refractive index of incident medium। तो जो n होता है वो c upon v होता है। What is v? c is the speed of light in vacuum, ये तो हमें पता ही है। What is v? तो मीडियम में होती है स्पीड, और ये होता है वैक्यूम में, तो इसके रेशो को कहते हैं, है ना, n is equal to c upon v। तो sin I upon sin R is equal to NR upon NI is equal to VI upon VR। क्लियर है क्या बात? ये है VI upon VR भी हो जाएगा। ठीक है क्या बात? साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है n, है ना, इस 1 upon n, यहां से 1 upon n के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके लिए एंगल जो होगा इस इक्वेशन में वो सेम होगा। वो कम हो जाए, सही है बात? sin I is proportional to 1 upon, तो देखो इधर ऐसे लिखेंगे, केस बना लेंगे, NI is less than NR, यानी रिफ्रैक्टिव का मीडियम NR है, ये NI है, तो NR is greater than NI, यानी ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, और ये ऑप्टिकल रेयरर मीडियम है, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, दिस इज एंगल इज लाइक दिस, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन अगर जो मैं ये देखूं R, है ना, R, तो यहां देखो बोर्ड पे sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू NR अपॉन NI। तो यदि NR ग्रेटर देन NI है तो इट इज ग्रेटर देन 1, NR is greater than 1, NR is greater than NI, तो it will be equal to greater than 1, इसलिए sin I upon sin R will be greater than 1, और sin I क्या होगा? sin R से बड़ा होगा, और sin थीटा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो I is greater than R, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा it will be less। क्लियर है क्या बात? In the same way, तो आप इसे कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं
यदि रेयर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। लिखवा दूंगा मैं इसे, केस फर्स्ट लिख लेना है ऐसे, इफ ni is greater than nr तो it will move away from the normal, ये एंगल r होगा, sin i upon sin r is equal to nr upon ni, और ni बड़ा है तो लेस देन 1, तो sin i is less than sin r, I less than r, यानी कि it will move away from the normal. This is what normal, and this is incident ray, this is reflected ray, refracted ray. This is refracted. कॉपी कर लो तो बता दे। हाँ सर। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि यदि लाइट डेंसर से रेयर से डेंसर में आती है, रेयर से डेंसर में आती है, तो रिफ्लेक्टेड रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्लियर है क्या बात, है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप भी लिख सकते हो। therefore if light travels from rare to denser, refracted ray will move away from the normal, है ना, away from the normal, and दूसरा, if light ray moves की जगह travel लिख लो, travels from ray denser to rarer, then refracted ray will move towards the normal, will bend. Refracted ray will bend towards rare to denser, refracted will bend, मैंने क्या लिख दिया, rare to denser, refracted ray will bend towards normal, denser, then reflected ray will move away from the normal, ऐसे लिख लो आप, है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था थोड़ा सा इसमें, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो लाइट होती है, लाइट इज व्हाट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसमें वेवलेंथ होती है, स्पीड होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
ट्रेवल करती है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन इसमें यदि स्पीड v1 होगी तो इसमें क्या हो जाएगी, स्पीड v2 हो जाएगी, है ना। और इसमें λ1 वेवलेंथ होगा तो λ2 वेवलेंथ हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू f इनटू λ1 और v2 इज इक्वल टू f इनटू λ2। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 होता है। दूसरी बात आप यहां भी लिख सकते हो, जो नॉर्मल होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c अपॉन v के इक्वल होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है क्या बात, इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ वगैरह बदल जाती है। तो डेंसर मीडियम जितना होगा, डेंसर मीडियम जितना ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी। जैसे मान लिया आपसे कह दें हवा में भागो तो आप धीरे धीरे भागोगे, और आपसे कह दें पानी में भागो तो आप कम कम भागोगे, धीरे भागोगे, ऑब्वियस है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। सबसे ज्यादा लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, वो होती है वैक्यूम में। कितनी होती है बेटा, 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये ग्लास है, इफ ऐसे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, इफ स्पीड ऑफ लाइट in glass is 1.5 is 2 into 10 की power 8 meter per second. Then find the refractive index. Find the refractive index of glass. बता सकते हो आंसर कितना आएगा? हाँ बता सकते हैं। कैसे? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास C अपॉन V होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8, और ये हो जाएगा 1.5। इट इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, इसकी यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, ये तो कांस्टेंट है। किसी ग्लास के लिए इतना है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.5। इसी तरीके से यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बता सकते हो कितना होगा सौजन्य? 4/3 अप्रोक्सीमेटली होता है, डिफरेंट वाटर, हाँ लेकिन इतना ही दिया होगा 4/3, दैट इज 1.33 अप्रोक्सीमेटली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है क्या बात? हाँ सर क्लियर है। ऐसे है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉपी कर लो, हो जाए तो बोल देना डन से। तो ये है, तो 4/3 हो जाएगा इस तरीके से।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान में रखना है अपने को, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उतना ज्यादा मीडियम ऑप्टिकल डेंसर होगा और उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। क्लियर है क्या बात? ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का 1.5 होता है, तो ये बेटा होता है एयर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है वो 4/3 होता है, और ये भी किसके रेस्पेक्ट में होता है बेटा? एयर के रेस्पेक्ट। कभी-कभी क्वेश्चन में वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो पूछ लेगा या दे देगा, तो वो मैं बता देता हूं कैसे होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 कितना होता है? n1,2। रिप्रेजेंटेशन है बेटा n1,2। किसी किसी किताब में ये n1,2 ऐसे भी लिखा मिल सकता है। क्लियर है क्या बात? है ना? तो ऐसे होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना? कैसे होगा? इसके आगे यहां पे लिखे ऐसे एक काम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जैसे ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना? या तो इसे ऐसे लिखेंगे या कुछ किताबों में ऐसे यूज कर रखा है ना? तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो होगा उसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ऐसे हमें इसे निकालना है। सही है? 1 तो यहां पे आएगा, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये एयर के रेस्पेक्ट में होगा या किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में होगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे तो इसे तो मैं अभी साफ कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जब कॉपी कर लो तो बता देना। जैसे कि, है ना, मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का सिंबल क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आ रही है नहीं? है ना? जैसे कितना आएगा, इसे तो आप यहीं पे रख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ऑफ वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना था बेटा? ये था आपका 1.5, वाटर था आपका 4/3 से मैं 3/2 लिख लेता हूं, थोड़ा सा देखने में अपने को अच्छा लगेगा। 9/8 आता। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है? तो इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, तो उल्टा कर देंगे, n वाटर n ग्लास इज इक्वल टू 8/9 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो देखो आप, देन WNG मल्टीप्लाई बाय GNW 9/8 into 8/9, ये तो 1 ही आना था। इसका मतलब यदि आपको WNG पता हो, जैसे यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हो, तो अगर इसी सेम एग्जांपल में जो आप अभी लिख रहे हो, तो उसमें अगर आप स्पीड इन ग्लास बाय स्पीड इन वाटर लो, हाँ, तो भी वही हो सकती है। हाँ, वो तो बात ही है, वो तो है ही, वो तो डेफिनेशन है ही सही, वो तो डेफिनेशन है ही सही है ना। बस अपोजिट आ जाए, वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स होती है ना स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर, है ना? ऐसे
तो WNG इज इक्वल टू 1/GN, GNW ऐसे होता है। हाँ सर, डन। ठीक है, लेकिन यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अपने को, और वो क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। ANG डिवाइडेड बाय WA, है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ANW इनटू NWG इज इक्वल टू ANG। इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? क्लियर है सर ये? ANW WNG, तो WW कट जाएगा तो ANG बच जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पता हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 पता हो तो कितना आएगा बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन? 3 और 1 का। सही है ना? तो इन द सेम वे आप कई सारे यदि आपको दिए हो, कभी आ जाए क्वेश्चन, आया तो है नहीं लेकिन हो सकता है कभी आ जाए 1 2 2 3 3 4, तो कितना आंसर आएगा इसका? 1 4 इसका। With respect to 1। क्लियर है क्या बात? हाँ हाँ सर। कॉपी कर दो। वेरी गुड। तो मैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है काफी, तो आप बताना, इसका आंसर बताना मेरे को, है ना। लिख लो, क्वेश्चन लिखो। इफ स्पीड ऑफ लाइट in class is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड and refractive index of glass with respect to water is 9/8, अभी हमने यूज किया था। then आप बता दोगे आंसर। then speed of light in water, speed of light in water you have to find। सही है क्या बात? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, ये दे रखा है, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है, तो ये होता है mg/nw, और आप बता सकते हो, आपने ही बताया इसे vw/vg लिख सकते। क्लियर है क्या बात? सही है ना? तो WNG कितना है? 9/8, है ना, और VW तो निकालना है हमें, और V ग्लास कितना है? 2 into 10 की पावर, तो VW जो हो जाएगा 9/4 into 10 की पावर 8, वो 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सही है ना? हाँ। ओके, हाँ भाई
ऐसे करना है ना। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट का सवाल, छोटे छोटे सवाल है ये, जेईई मेंस में आते रहते हैं इस तरीके से, है ना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसे लिखना है, फाइंड टाइम टेकन। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मान लिया ये ग्लास स्लैब है ना, और ये वाटर, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है ऐसे, और दो ये तो ग्लास है और ये वाटर है। लाइट आ रही है यहां से, ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। क्लियर है क्या बात? तो ये 2 मीटर की लेंथ है और ये आपका 4 मीटर की लेंथ। वाटर कितने भरा है? 4 मीटर। यहां पे है वाटर और यहां पर है ग्लास। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द वाटर एंड द ग्लास। फाइंड द रेशियो, find the ratio of times taken by light, find the ratio of times taken by light to cross the glass slab and water and the water slab। ऐसे चलो वाटर स्लैब लिख लो, है ना, वाटर टैंक, as shown in figure। इसमें टाइम 1 टाइम 2 निकालो। हेलो, हाँ ठीक है, दूंगा। अच्छा तो हाँ हाँ है, बैनर तो है। हाँ पहुंचा दूंगा। यार टाइम तो नहीं है मेरे पास, क्लास चल रही है। हाँ रवि या रीना चले जाएंगे, नहीं वर्षा और रीना चले जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ ठीक है चल। अच्छा बात करके बताता हूँ मैं। चल ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है हाँ ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। तुम और ना कोई इवेंट है वहाँ पे, कोई आ रहा है ठीक है, तो जो रैंकिंग हो गई वो तो एक तो मैंने हाँ तो एक तो नीचे पैर में लगा हुआ है ना, जो अभी टैंकी में रखा हुआ था कुछ लेना, देखो पैर में ले जाना और अभी अभी तो और उनसे लेना अभी जाना 10-15 मिनट में कभी आता हमारा बात कर ले, कुछ देर से बात कर ले। पहले भी नीचे रखा था वो ले जा, वो भी एक लगा हेलो हाँ बेटा, कितना आंसर आया? क्लास के टाइम और वाटर के टाइम का 9/16 है। हाँ
तो s बराबर ut होता है, तो टाइम जो होगा वो s अपॉन u है ना, तो टाइम 1 अपॉन टाइम 2, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो गिलास का लिखना था ना, तो ये हो जाएगा s1 अपॉन u1 s2 अपॉन u2। बात समझ में आ रही है नहीं? तो s1 अपॉन s2 और u2 अपॉन u1, s1 अपॉन s2 और ये तो n2 अपॉन n1 होगा। सही है? तो s1 जो है वो 2 मीटर है, ये 4 मीटर है। सही है क्या बात? और n1 कितना लिखूं भाई? 3/2 और n2 कितना लिखूं भाई? n2 4/3। बात समझ में आ रही है क्या? तो this is 4/3, this is 3/2, तो 1/2 into 8/9, यानी कि 4/9 is the correct answer। ऐसे ही किया है क्या बेटा? हाँ, अब देखो, ये तो खैर देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, मैं बता दूं आपको। क्लियर है बात? और बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। अब की बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं है। अभी तो इनमें क्या था? कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो जो लाइट की स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। अब की बार जो ग्लास स्लैब है उसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, और ये ग्लास स्लैब समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर है, साथ में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ x n नॉट 1 प्लस x अपॉन l की तरह वेरी कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि यदि ये लाइट रे आएगी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया? If refractive index is varying according to nx is equal to n naught 1 plus x upon l, है ना, then find the time taken by light to travel the glass slab। क्लियर है क्या बात? टू ट्रेवल द ग्लास स्लैब। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ ना, तुम ना तैयार हो जाना अभी थोड़ी देर में नहीं, बिल्कुल अभी। हाँ सही तो करा दी है वैसे मैं आ रहा हूँ, वो पहला भी करवा लेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ सौजन्य? देखो इधर ध्यान से देखो, अभी तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है ना, तो जो क्वेश्चन लिखिए बेटा। हाँ सर लिख लिया। चलो तो मैं 1 मिनट देता हूं आपको, आप सोचो इसे कैसे कर सकते हैं। कर दोगे आप तो गणित के विद्यार्थी हो, है ना। दिस इज द क्लास लैब, this is x,
हाँ नहीं क्या कुछ एक काम करेंगे ना, मैं भी चलता हूँ हाँ। हाँ चलो अपन लोग गाड़ी से चलेंगे है ना, तो लेकिन 15-20 मतलब टाइम लगेगा। हाँ मतलब आधे घंटे लग जाएगा। अच्छा अच्छा कहाँ पे है बाबा? हाँ कभी कितना टाइम होगा? 10-16 होगा। तो मैं 20 एक काम करना, तू तैयार कर आना और मुझे तैयार होइए ना, तो गाड़ी से चलते हैं बाहर तू घर पे आ। नहीं वो तो बात ठीक है, तू घर पे आ जाना आओ पर हाँ 15 मिनट तक घर पे आ। हाँ भाई कैसे करेंगे बताना जरा। देखो जो n होता है वो c अपॉन v होता है। हाँ सर। तो n जो होता है c अपॉन v है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, तो s बराबर ut तो नहीं लगेगा। अब तुम्हें s बराबर ut समझ में, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं ना, s बराबर ut का मतलब होता है s अपॉन t है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में यदि एक्सेलरेशन 0 होता है तो s बराबर ut स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे लिखते हैं अपन। तो s बराबर ut नहीं लगेगा इसमें क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो जो वेलोसिटी है वो n ऐसे दे रखा है और वेलोसिटी को क्या लिख लेंगे हम dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू c, जो n है इट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो कितना लिख लेंगे बेटा इसे, इट इज व्हाट n नॉट 1 प्लस x अपॉन l। बात समझ में आ रही है क्या? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस x अपॉन l इंटू dx इज इक्वल टू c इंटू dt। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। थोड़ा समझ में आया नहीं बात? हाँ हाँ सर। तो इंटीग्रेशन का सा हो गया, थोड़ा सा हिसाब किताब इसमें है ना, ऐसे करना है। तो n नॉट इंटीग्रेट कर देंगे अब 1 प्लस x अपॉन l इंटू dx इज इक्वल टू c इंटू dt, तो टोटल टाइम निकल जाएगा हमारा, और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक चलना है अपने को, सही है। तो t बराबर 0 पर 0 था, टोटल टाइम t पर l हो गया, तो n नॉट x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2l फ्रॉम 0 टू l हो जाएगा, और ये c टोटल टाइम हो जाएगा। तो टाइम जो होगा वो l स्क्वायर l प्लस l स्क्वायर अपॉन 2l माइनस 0 इक्वल टू ct हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, n नॉट l प्लस l बाय 2 इक्वल टू ct, इधर लिख देता हूं n नॉट l प्लस l बाय 2 इक्वल टू ct। तो टाइम कितना हो जाएगा, n नॉट 3l अपॉन 2c, 3n नॉट l अपॉन 2c इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से क्लियर रही होगी बात। So let us start. क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन और बताता हूं आपको। n is equal to c upon v, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्वेश्चन ये है कि ये ग्लास लैब है। क्लियर है क्या बात? दिस इज द, अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं, तो वो करना जरूरी है पहले। जैसे कि आप मेरे को, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेरे को आप ये बता दो, है ना। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल
रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने स्नेल्स लॉ, ni sin i nr sin r, दिस इज द स्नेल्स लॉ। मान लेते हैं हमारे पास ये एक मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, √3 है, और हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर है के बाद? तो यहाँ पे एयर है, तो यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपने को निकालना। क्लियर है के बाद? तो निकाल देंगे इसमें कैसे कि इससे सीधा जाना चाहिए था, इज द नॉर्मल एंड इट शुड गो इन द स्ट्रेट पाथ, बट दिस इज द एयर and this is incident medium, ni is equal to 1, this is refracted medium, this is equal to √3, and it will bend towards the normal. What will be applied? We will apply Snell's law, and this is equal to 1 into sin 30 is equal to nr क्या होगा √30, and this is equal to sin r, so 1/2 is equal to √30, and this is sin r. Sin r is equal to 1/2 √3. Clear है क्या बात? So the angle of refraction is sin inverse 1/√3. In this way, you can find the angle of refraction. Is it clear? Very simple. Yes. Okay. कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। हाँ सर, डन सर। ओके, सो अब मेरे को आप बता दो कि मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब लाइक दिस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, ये याद भी रखना होता है और दिया भी होता है क्वेश्चन में। और एक इंसिडेंट रे आती है ना, और ये 30 डिग्री पर है और ये एयर है। उसके बाद ये जो लाइट होगी ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ऐसे जाएगी, देखो लाइट ऐसे जाएगी, फिर ग्लास की तरफ मुड़ेगी, फिर ऐसे जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो है ना, और t = 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं, है ना। फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, और ये ग्लास है, दिस इज द ग्लास स्लैब, है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस आप समझना चाहिए आपको कि क्या होता है। मैंने आपको चित्र में बता दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो कितना आंसर आएगा इसका बताओ? एंगल ऑफ इमरजेंस, स्पेलिंग गलत लिख देती, ई आपको फाइंड। 1 मिनट देता हूं मैं आपको सोचने के लिए। रे डायग्राम बना लो और बता दो। सर 3i होगा। 3i मतलब जो जितना भी इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, है ना। 30 डिग्री होगा। कैसे निकाला आपने? सर मतलब जब रे डायग्राम ड्रॉ करते हो फिर आप 90 डिग्री वाले देखते हो, यूं, है ना। तो ध्यान से देखो, यदि एंगल आई है तो यहां होगा, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम ए पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट ए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम?
एन आई मतलब क्या लिख देता हूं, एट ए एन आई साइन आई इक्वल टू एन आर साइन आर। क्लियर है क्या बात? तो एन आई तो कितना है 1, और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो ये 1.5, तो 1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर। लेकिन जब आप यहां देखोगे तो ये एंगल तो होगा, है ना, एंगल आर ही होगा, और ये एंगल ऐसे करके ई हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो एंगल ई आपको निकालना है, तो अब इस पॉइंट को बी मान लेंगे हम, तो एट पॉइंट बी, है ना, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या होगा, एन आई साइन आई इक्वल टू एन आर साइन आर। अब की बार इंसिडेंट रे ये वाली रे हो जाएगा, इंसिडेंट मीडियम ये हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड मीडियम की बार क्या हो जाएगा, अब की बार रिफ्लेक्टेड मीडियम एयर हो जाएगा। तो एन आई कितना लिखूंगा 1.5, और साइन आई की जगह यहाँ पे इंसिडेंट एंगल अब की बार आर हो जाएगा, और एन आर कितना हो गया 1 इंटू साइन आर, और आर की जगह क्या लिख लूंगा बेटा अब की बार ई, तो यहाँ ई हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू साइन ई। तो इन दोनों से देखो आप, तो ये दोनों जो होंगे ध्यान से देखो ऐसे, 1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो इन दोनों के यदि आप कॉमन लोगे तो साइन 30 इज इक्वल टू साइन ई, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री ही होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ऐसे ही कैलकुलेट करना है ना। एंगल आर एंड आर डैश, आर भी निकालना है और आपको आर डैश भी निकालना है। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। क्लियर है क्या बात? ये हाँ सर। क्लियर है बात? हाँ सर हाँ। तो बता दोगे आर कितना होगा और आर डैश कितना होगा? सर जो आर है वो तो इमर्जेंट के जैसे ही फंक्शन कर रहा है ना। हाँ, ये जो इमर्जेंट एंगल है तो वो तो 45 ही होगा। आर डैश नहीं, जो आर है उस स्लैब के लिए तो इट्स इमर्जेंट एंगल जैसे ही है, लेकिन आर डैश के लिए दोबारा समझना होगा। देख लो, मैं 1 मिनट देता हूँ, 30 सेकेंड और बचे आपके पास। एयर से एयर जा रहा है, बीच में 2 ग्लास पट्टियां हैं, ग्लास स्लैब्स।
हेलो, हाँ भाई चलो करते हैं। देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्नेल्स लॉ को अलग रूप में देखो। n1 sin i1, n1 sin theta 1, n2 sin theta 2, n3 sin theta 3, n4 sin theta 4 is equal to constant। ये होता है स्नेल्स लॉ। किसी भी पॉइंट पर, है ना, किसी भी पॉइंट पर आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए लगा सकते हो आप स्नेल्स लॉ। चल मैं, हाँ देखो अब इसे ध्यान से देखो। मैं इसे यहां पे लिखता हूं इस तरीके से, है ना, बड़ा बड़ा बना देता है। ये रहा, मान लिया एक लाइट रही है 45 से गई यहाँ पे, तो ये तो डेंसर है, चलो मान लिया इसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन बैंड हो जाएगी ये करके, तो मान लिया थीटा है और ये थीटा है ना, और फिर ये 2 है और ये √2 है, तो इट विल क्या जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम द, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो क्या मैं इसे अल्फा मान लूं और इसे बीटा मान लूं ऐसे करके? बोलो। हाँ सर सही है। ठीक है, अब देखो यहां पे लगा हुआ, इसे n1 इसे n2 मान लूं यदि मैं, है ना, तो इसे a b c पर स्नेल्स लॉ लगा दें। बताना जरा स्नेल्स लॉ लगा के क्या आएगा। ये तो 1 है एयर और इसका भी 1 है, तो 1 into sin 45 is equal to n1 into sin थीटा लगाऊं नहीं लगाऊं? हाँ सर। और यहां पे इस पॉइंट पे क्या लगाऊंगा, n1 sin थीटा is equal to n2 sin अल्फा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? हाँ सर। और इस पॉइंट पे n2 sin अल्फा is equal to 1 into sin बीटा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? हाँ सर बिल्कुल। सही है ना बात? ये होता है स्नेल्स लॉ। हाँ सर। तो अब इसे देखो, ये देखो यहां, इन दोनों को यदि आप कंसीडर करोगे तो sin 45 और sin बीटा क्या बराबर होंगे? तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ, इसे बीटा की जगह थोड़ी देर के लिए मैं e लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा यदि रे जिस मीडियम से आ रही है और उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने, है ना, तो लिखा देता हूं मैं इसे, पहले आप इसे कॉपी कर लो और मेरे को फिर sin अल्फा की वैल्यू बता दो। कौन सा एंगल निकाला था, r निकाला था ना, ये r। तो देखना जरा बेटा यहां पे, तो इसे लेंगे और इसे ले लेंगे। अब मैं ले लेता हूं इन दोनों को, तो sin 45 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है भाई, √2, तो √2 इनटू sin अल्फा। sin अल्फा यहां पे कितना लिख रखा है, r, तो 1/√2 इज इक्वल टू √2 इनटू sin r। तो sin r कितना हो जाएगा भाई, sin r हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा sin 30। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री। r की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। हाँ सर डन सर। क्लियर है बात? हाँ सर। ऐसे करना है ना, तो लिख सकते हैं हम इस चीज को, और इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। आप हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, यदि इंसिडेंट और
इमरजेंस मीडियम आर सेम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, बीच में चाहे कुछ भी हो, बीच में चाहे कुछ भी हो, इसे आप लिख लो। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, it is clear from above example that if incident and emergence medium are same, then angle I, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। दोनों एंगल क्या होंगे, आई और ई दोनों इक्वली होंगे। तो सही कॉन्सेप्ट है ये, तो मतलब कहने का नहीं। डरावनी वाला भी सवाल आ सकता है इसमें आपको, यदि आपको नहीं क्लियर है तो डर जाओगे देख करके। कैसे डर जाओगे, फाइंड ई, ऐसे दे देगा वो, ऐसे ऐसे। चलो मेरा मन करा एक और बना लेंगे, n बराबर 1.5, n बराबर 2, n बराबर 2.5, n 4 इज इक्वल टू 3, है ना। और ये दे देगा यहां से 30 डिग्री, यूं जाएगा, फिर यूं झुकेगा, फिर यूं झुकेगा, फिर यूं झुकेगा और फिर यूं चलेगा। सही है बात। तो ये कहेगा ई बताओ, अरे हमें पता है ये एयर है, ये एयर है, एंगल कितना आएगा भाई, आंसर विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि हमें पहले से ही पता है, एक्सप्लेन कर दिया। सही है ना, ऐसे तो आएगा ही आएगा। अब बच्चे डर जाएंगे, ये तो मान लीजिए ये नहीं कर रखा होगा तो हो ही जाएगा ऐसे। कॉपी कर लो इसे और बोल देना आंसर। साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये गंदा बन गया। हाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज नॉर्मल। ऐसे करके आप बना लो। जैसे फाइंड एंगल R if ny is equal to 3y square plus 2, ऐसे करके दे देंगे, है ना। 1.5 क्लियर है क्या बात। ये हो जाएगा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ऐसे एंड चलो as shown in figure। अच्छा सवाल भी है इसका भी, तो मैं तो वैसे फर्जी करा रहा हूं ये अभी ऐसे करके, है ना, ये करके मीडियम। क्लियर है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इधर भी एयर और इधर भी एयर। क्लियर है। और ओरिजिन पर होती है 30 डिग्री से। सही है बात। तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, और ये कितना मान लेंगे हम, ये मान लेंगे हम 3 मीटर। तो कैसे जाएगी रे, अगर एयर से जा रहा है, एयर से निकल रहा है, तो सेम ही होना चाहिए ना। अब देखो ये तो डिस्क्रीट मटेरियल थे, मैं यहाँ तक मटेरियल अलग, यहाँ तक अलग, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है 3y² प्लस 1.5, यानी कि y इक्वल टू 0 पर यहाँ पर कितना है ना, और यहाँ पे एयर है ऐसे करके। तो ये झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, ऐसे इसका पाथ होगा कुछ। क्लियर है। और जब ये निकलेगा तो ये 30 डिग्री ही होगा। और मैंने तो क्वेश्चन में ही बना दिया, क्वेश्चन में नहीं बनाना है, आप इसका अलग से सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, नहीं तो क्वेश्चन आंसर सब मिक्स हो जाएगा ऐसे करके।
ये y है, ये x है। यहाँ पे जब 30 डिग्री से एंटर होगा तो u जाएगा, u जाएगा, u जाएगा, और ये तो होगा नॉर्मल, और ये पाथ होगा ऐसे। तो ये 30 डिग्री होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एयर टू एयर में जा रहा है, देन इट विल बी 30। सही है बात? तो अब मैं इसमें क्वेश्चन बताता हूं ढंग का। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन है, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है अपने को, है ना? पाथ की इक्वेशन निकालनी है। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, यदि कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। हाँ सर, डन सर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा और फेमस क्वेश्चन है, सभी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा, है ना? मान लिया यहाँ पे तो एयर है, ये सब एयर है, यहाँ कोई पॉइंट P है, और इसके बाद यहाँ पे कोई मीडियम है, ऐसे करके मीडियम है, जैसे यही था ना ये मीडियम, ऐसे करके U, तो ये मीडियम है, और इसके कोऑर्डिनेट है x0, y0 है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब मेरे को बताओ, यदि कोई किरण यानी रे ऐसे सीधे एंटर करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है इसके लिए? जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसे बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। चलो, ये तो मतलब जनरल टर्म है, आप रफ में लिख भी सकते हो। इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर है क्या? अब यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम? ये तो जीरो था, कितना हो सकता है? 90। वेरी गुड। तो जब एंगल ऑफ, जैसे रे आएगी ऐसे करके यूं, है ना, यू करके, तो 90 डिग्री होता है, तो इस इंसिडेंस को बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। आई बात समझ में? ग्रेजिंग इंसिडेंस, इंसिडेंस आप इसे लिख भी सकते हो। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 90। ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्लियर है क्या बात? हाँ। तो अब इस पॉइंट पर एक रे है ऑफ लाइट जो कि ग्रेजिंग इंसिडेंस करती हुई एंटर होती है ना? दिस इज अ रे ऑफ लाइट एंड यू हैव टू फाइंड द पाथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम। दिस इज द मीडियम, दिस इज द मीडियम, है ना? whose refractive index will be given in the question and this side is air, ऐसे लिख देंगे, and this point B। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, if a light ray is if light ray is incident, is light ray is entering in the medium at point P at grading at point P at grading incidence grading incidence is entering in the medium at point P at grading incidence. Find the path of light in the medium if refractive index is given by
इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है NY, है ना, और ये आपको दे रखा है इस तरीके से, ऐसे दिया हुआ है जैसे मैथ्स में फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, रूट 1 प्लस y अपॉन a का स्क्वायर एंड 1, y इज ग्रेटर देन y नॉट, y इज लेस देन y। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। अपने को निकालना, पाथ निकालना है इसमें। ये लाइट रे है, ये लाइट रे है, ऐसा ग्रेजिंग इंसिडेंस इस पॉइंट पी पर एंटर करती है। हाँ भाई, कर दें, कॉपी कर लिया? हाँ सर, कॉपी कर ली। दिस इज NY, हाँ भाई, कैसे करें? हाँ सर। अरे वही लगाना है अपने को हिसाब किताब जो हमने पढ़ाया ना, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ही लगाना है, सही है। जैसे मैंने बताया था कि इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इधर साइड तो एयर है, ये रहा 1 ऐसे, और उधर साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ध्यान से देखो, है ना, ऐसे बनाएंगे अपन, ये तो हो गया sin 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री, ऐसे करके। अब यह 90 है तो इसके जस्ट उधर जो होगा कुछ भी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन इसे जाना चाहिए था सीधे ये, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुकती जाएगी झुकती जाएगी झुकती जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल कंटिन्यूअसली बिकॉज इट इज एंटरिंग इन डेंसर मीडियम, है ना, comparatively denser medium में it is entering regularly, so it will bend like this, है ना, तो ये क्या होती जाएगी, बैंड होती जाएगी, बैंड होती जाएगी। तो मान लेते पाथ का मतलब क्या है, what is the meaning of the path? The relation between x and y। हाँ सर। तो this is y and this is x, this is y and this is x। Suppose at this point Q the coordinate are x, y, so if this is normal
and this it would be the angle of refraction r, isn't it? So if we apply, Yes. this is p and this is q, apply Snell's law at p and q. So what is p? N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. What is N1? N1 is 1 into sin 90, N2 is n. At this point the refractive index is n into sin r, है ना? एक पड़ेगा. Suppose this angle is theta, this angle is theta, so we can write down like this. So 1 is equal to n into sin theta and sin theta is equal to 1 upon n. Is it clear? Yes sir. Okay. अब क्या करें? थोड़ा सोचो, मैं 1 मिनट देता हूं आपको. भाई मैथ्स की प्रॉब्लम आपने खूब कर रखी है ऐसी, उसमें कर रखी है टेंजेंट एंड नॉर्मल में नहीं. अरे सर बट यहाँ पे तो इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हाँ, वो रिलेशन n स्क्वायर बाय वो वाला यूज करना है. टेंजेंट और नॉर्मल का भी सवाल है गणित में, ये उसमें मिलेगा आपको. डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रखी है नहीं? हाँ सर. हाँ, तो उसमें भी तो होगा डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में. कोई बात नहीं, आएगा जब आप दोबारा आप देखोगे गणित के सवाल तो मिलेगा ये सवाल. हो गया बेटा? हाँ, नहीं मैं बताता हूँ ना, कोई बात नहीं, शुरू में नहीं होते सवाल ऐसे. वो जब 4-5 सवाल नहीं करोगे ना तो उसमें एडवांस में कल आया ये सवाल, मतलब ये नहीं आया कि हम करेंगे उसे, तो एडवांस का पेपर बहुत ही इजी आया है मेरे हिसाब से, है ना? कोई क्वेश्चन होगा जो टफ था, नहीं तो उसमें मैं क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर दूंगा अपने इंस्टीट्यूट का, मतलब जहाँ कोटा का हम साथ के ग्रुप का था, तो उसमें पूछा है, लेकिन आप कर दोगे सवाल पढ़ाने के बाद. तो ऐसे करके लाइट आ रही थी और ऐसे करके थोड़ी देर के बाद ऐसे हो गई, और ये एंगल जो है थीटा है और ये तो पाथ होगा ऐसे करके, है ना? तो यदि मैं इस पे एक टेंजेंट खींचूं ऐसे करके, क्लियर है क्या बात? तो ये क्या होगी? दिस द टेंजेंट और ये एंगल होगा थीटा, है ना? और ये तो हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा पाथ लाइट. तो ये जो होगा 90 माइनस थीटा होगा. तो क्या आप इसकी स्लोप लिख सकते हो? स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी? m इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, यानी कि m जो हो जाएगा वो cot थीटा हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? और स्लोप का मतलब होता है dy dx इज इक्वल टू cot थीटा आ गया. बात समझ में आई नहीं? हाँ सर. और sin थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? ये है 1 अपॉन n, और ये होता है 1 sin थीटा 1 n, है ना? sin थीटा 1 अपॉन n, और ये रूट हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1. तो cot थीटा कितना जाएगा यहां से? dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू cot थीटा रूट n स्क्वायर माइनस 1. आपने मतलब बिगनिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन दिया था, if y is greater than y naught वाला, यस, वो कल यूज नहीं हो रहा. होगा ना? अरे ये तो n जो है n, ये n इज ए फंक्शन ऑफ y है ना यहाँ पे. हाँ सर, तो फिर आप n को ऐसे डिफाइन कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो पूरे टाइम चेंज तो होता रह रहा है. इस पॉइंट पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ny है. अच्छा, सिर्फ q पर. q पर p और q की बात कर ली ना हमने, और इस पॉइंट पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है.
तो ये 1 और n का मतलब यहाँ ny है, हाँ सर। यहाँ ny है मतलब n का मतलब, तो जो ny था यानी जो n था y is greater than y नॉट, ये तो x नॉट y नॉट कोऑर्डिनेट थे, ये x y कोऑर्डिनेट थे, सही है क्या बात? तो हाँ सर। ये था 1 y अपॉन a का होल स्क्वायर फॉर y is greater than y नॉट, है ना? तो यहां रख दूंगा मैं इसे, तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा ये रूट ओवर n स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस y अपॉन का स्क्वायर, है ना? इसका स्क्वायर हो गया -1। देखना जरा एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर -1 भी रूट के अंदर ही आएगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, सही लिखा है मैंने, आप एक बार चेक करो, ये इस तरीके से लिखा था, यूं करके और यूं करके ऐसे, हाँ। तो जब आप इसे खोलोगे तो 1 प्लस y अपॉन a का स्क्वायर -1 बनेगा, सही है क्या बात? हाँ सर। अब तो इंटीग्रेशन कर ही दोगे आप इसका, स्टूडेंट्स। सही है क्या बात? हाँ सर। ओके, हाँ सर, डन। ओके, तो कैसे इससे कट पिट जाएगा ये, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? हाँ, y अपॉन a आ जाएगा, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन a, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? तो x नॉट पर पोजीशन क्या थी y नॉट, और x पर पोजीशन क्या हो जाएगी भाई? तो देखो ln y फ्रॉम y नॉट टू y, एंड दिस इज 1 अपॉन a, है ना? x फ्रॉम x नॉट टू x, this is 1 upon a x minus x naught, and this is ln y minus ln y naught, so ln y upon y naught is equal to x minus x naught upon a, so y upon y naught is equal to e की power x minus x naught upon a, and this is y is equal to y naught e x minus x naught upon a. So this is the exponential increasing function.
हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? हाँ सर, क्लियर सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। साफ कर दो। हाँ सर। ये मतलब बस अब क्या देगा मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में दूसरी किताबों में या कहीं कहीं क्या मोस्टली तो यही क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन चेंज कर देगा n का, ये उसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन कर देना, दैट्स और कुछ है ही। सही है ना? कॉन्सेप्ट यही लगेगा बार बार बार। तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम, है ना? देखो जैसे ये हमारे पास एक प्लेट थी, है ना? ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, दिस इज द ग्लास स्लैब, और यहां एयर है और यहां भी एयर है। क्लियर है बात? तो एक लाइट तो नॉर्मल इंसिडेंस होती है, नॉर्मल इंसिडेंस होती है, और दूसरी लाइट, है ना, दूसरी लाइट ये ऐसे इंसिडेंट होती है, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्लियर है क्या बात? ऐसे तो, है ना? तो मान लेते हैं ये जो ग्लास स्लैब है, इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ v है, दिस इज द ग्लास स्लैब, दिस इज द ग्लास स्लैब, यहां लिख देता हूं मैं, है ना? तो आपको क्या करना है, इफ टू लाइट रेज are incident on glass slab as shown in figure, find the ratio of time taken by ray 1 to ray 2, इसे रे 1 लिख देते हैं, है ना? और इसे रे 2 लिख देते हैं, दिस इज रे 1, दिस इज रे 2, रे 1 है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय रे 1 टू रे 2 in emergence, in traveling in the glass slab. सही बेटा? हाँ सर, हाँ। चलो करके देखो। अरे इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 है। हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका √3/2 है। कितना है? n = √3/2। रेशो तो निकालना ही है, साथ में अलग अलग आप टाइम भी निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। पहले तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है भाई? तो जब ये ऐसे आएगा तो स्पीड जो होगी इसके अंदर, लाइट की स्पीड ऐसे ही चली जाएगी और वो होगी c/n।
तो c अपॉन रूट थ्री अपॉन, एक मिनट ऐसे है बेटा, ये रूट थ्री, n जो है बेटा ये रूट थ्री अपॉन रूट टू है ना, तो दिस इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट। क्लियर है क्या बात? तो स्पीड ऑफ लाइट तो ये हो गई, दिस द स्पीड ऑफ लाइट। तो टाइम t1 लगाएगा यहां से यहां तक, तो s बराबर ut लगा दे, तो t1 होगा s अपॉन u, और s तो है इसमें l, और u कितना है बेटा, u तो हो जाएगा c अपॉन रूट थ्री अपॉन रूट टू, तो ये जाएगा l अपॉन c, और ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट टू। क्लियर है बात? दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सेकंड केस में करेंगे हम ऐसे, लाइक दिस, यू करके, और ये था 60 डिग्री, और ये था लाइक दिस आर। तो अब की बार लाइट ऐसे चलेगी और जाएगी, तो फाइनली ये एंगल कितना होगा, सौजन्य 60 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यदि ये लेंथ l थी, तो पहले मैं यहां पर a पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, एट ए स्नेल्स लॉ, एट ए स्नेल्स लॉ क्या लगाऊंगा, 1 into sin 60 and root 3 upon 2 into sin r। क्लियर है क्या बात? तो sin 60 root 3 upon 2 and this is root 3 upon 2 into sin r, तो sin r is equal to 1 upon root 2 sin 45, तो r will be equal to 45 degree। This is the angle 45, is it? हाँ सर, हाँ। क्लियर है बात? तो ये हाँ सर। तो ये तो T1 हो गया, तो मैं यहाँ T2 लिख देता हूँ। पहले ये तो ए बी, पहले ए बी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना हमें इसमें, कैसे, cos r is equal to बेस अपॉन, इसे मैं l डैश लिख देता हूँ, अपॉन ए बी, चलो ऐसे लिख देता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी is equal to l अपॉन cos r, l अपॉन cos r कितना है, cos 45, l upon 1 upon root 2, AB is equal to L root 2, so this is the AB, okay, so we will apply as बराबर UT, T2 बराबर S upon U, so this is AB upon speed V, तो V, तो T2 is equal to L root 2 upon, this is C upon root 3 upon root, we can write like this. Okay, so L root 2 upon C into root 3 upon 2. So root 3 L upon C is T2. This is the time travel by ray 2 in the medium. तो now you can find the ratio, है ना भाई? रेशियो क्या आएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, T1 कितना था, L अपॉन C और रूट 3 अपॉन 2 L अपॉन C इंटू रूट 3, तो सब कट पिट जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। ये है कॉपी करो।
राइट एंगल। ठीक है ना? ये तो मैं इसे साफ करूं। ऐसे करो। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसे सब कराते हैं तो हम भी कराएंगे, सही है ना? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T, है ना? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके, ये मान लिया हमारे पास ग्लास स्लैब है U और एक लाइट आई, सही है भाई? यहाँ पे तो एयर था और यहाँ पे कितना है? यहाँ भी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, या म्यू भी होता है बेटा कहीं कहीं, क्या होता है म्यू। तो इसे जाना चाहिए था सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस। क्लियर है के बाद? अगेन दिस इज द नॉर्मल, it should go move away, it should go in this direction, but it will move away from the normal like this. क्लियर है के बाद? हाँ सर। ठीक है, ये तो आपको क्या निकालना है? आपको ये जो दोनों होंगे, यदि एंगल आई है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ना। तो मैंने खूब अच्छे से सिखा दिया कि दोनों एंगल क्या होंगे? आई और ये, सही है? इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना और इसे थिकनेस टी मान लेना। क्लियर है के बाद? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लेना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखो, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसके पाथ में कुछ आ गया तो लाइट जा रही है ऐसे, बताओ जरा। हाँ। और अगर जो मान ले एक और पट्टी लगा दूं यहाँ पे तो लाइट हो जाएगी ऐसे, ये हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। तो ट्राई कर लोगे आप इसे?